हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है हिमालय एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज की हमारे एग्जाम को लेकर, स्पेसिफिकली हमारे सीयूईटी के एग्जाम को लेकर क्या इम्पोर्टेंस है, इंग्लिश क्या रोल प्ले करता है, बच्चों को किस तरह की प्रॉब्लम्स आती है, क्या अप्रोच हमारी होनी चाहिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स जो है वो ऑब्टेन कर पाएं और हमारे सिलेक्शन को सुनिश्चित कर पाएं। तो चलिए इस बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम शिल्पा वर्मा एंड आई एम अ फैकल्टी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंग्लिश एक लैंग्वेज का सब्जेक्ट आता है वो मैं पढ़ाती हूँ, और मुझे लगभग 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। और अब आप लोगों के साथ मिलकर हम इस जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द टाइम व्हेन वी विल बी टुगेदर एंड वी विल बी स्टार्टिंग अ जर्नी विद फुल एंथुजियाज्म एंड मोटिवेशन। पूरी तरीके से एनर्जेटिक रहना है पूरे कोर्स के दौरान, क्योंकि आपको सीट लेनी ही है। अपने आप से पक्का वादा करना है कि एक सीट हमारी होगी। बिना टाइम वेस्ट किए अब आगे बात करते हैं। तो देखिए, हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंस क्या है इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर। ठीक है, मास्टरिंग सीयूईटी इंग्लिश एक रोड मैप के बारे में हम बात करेंगे। रोड मैप किस चीज का, रोड मैप जरूरी क्यों है, सबसे पहले तो ये बात समझनी चाहिए। एक ब्लूप्रिंट, एक कच्चा रास्ता, एक स्ट्रेटेजी, क्यों लोग, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं, बताइए। क्योंकि अगर हमारा एक रोड मैप नहीं होगा, एक ब्लूप्रिंट नहीं होगा, आप ज्यादा दूर क्यों जाते हैं। जो बिल्डर्स होते हैं, यहाँ तक कि हमें अपना घर भी बनाना होता है, तो आपने अपने बड़े बूढ़ों को देखा होगा, वो एक कच्चा एक वो बनाते हैं, रोड मैप बनाते हैं, जिसको आप लेआउट कह सकते हैं, ब्लूप्रिंट कह सकते हैं। जब सोसाइटीज बनती हैं बड़ी बड़ी, सबसे पहले पेपर और पेन के साथ काम होता है। ईंट और सीमेंट, बजरी, रोड, ये सब बाद में आती है बच्चों। सबसे पहले काम कहाँ पर होता है, पेन और पेपर पर। यहाँ मैं आपको एक बात बताती हूँ। जब मैंने पहली बार कार चलाना सीखा था, तो सबसे पहले मुझे मेरे हस्बैंड ने ही कार चलाना सिखाई थी। सबसे पहले उन्होंने मुझे थ्योरी बताई थी पेन और पेपर पर, तब जाकर प्रैक्टिस की थी। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पेन एंड पेपर। इफ यू राइट डाउन योर स्ट्रेटेजी, देखो सबकी स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है। बहुत लोगों ने ऐसे वीडियोस बनाए कि इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो। मान लो उस स्ट्रेटेजी में लिखा हुआ है कि सुबह 4 बजे उठना है, और मेरी बॉडी अलाउ नहीं करती कि मैं 4 बजे उठूं। तो अपनी अपनी स्ट्रेटेजी अपने आप बनाओ, अपनी कमियों को अपने आप देखो, अपनी बॉडी को समझो, अपने टाइम को समझो, किस वक्त आप ज्यादा प्रोडक्टिव होते हो, किस वक्त आपको बहुत ज्यादा आलस आता है, कौन से सब्जेक्ट्स आपको किस टाइम लेने चाहिए। ठीक है, वो सारी चीजें अपने आप डिसाइड करनी है। तो सबसे पहली बात क्या है कि रोड मैप जरूरी क्यों है, ताकि हम उस रोड मैप को बेस मानकर अपने आगे की जर्नी को आगे बढ़ा सके। और रोड मैप होगा तो हमारे बैक ऑफ द माइंड में ये रहता है कि मेरे पास इतना समय है, मेरे पास इतना कोर्स है करने के लिए, मुझे ये सारी चीजें कवर करनी है। ठीक है, उसके लिए हम एक रोड मैप की बात करते हैं, तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर अर्न करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा अच्छे मार्क्स अर्न करने के लिए क्या चीज जरूरी है, तो देखो। अब यहाँ हम बात करेंगे एक स्ट्रेटेजिक गाइड टू कॉन्करिंग सेक्शन 1A। ठीक है, सेक्शन 1A, सिक्योरिंग यू सीट। आपको कहाँ कहाँ सीट मिल सकती है, आपके पास एक सुनहरा मौका हो सकता है बच्चों, इस तरह की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने का, वहां से पढ़ने का। और यकीन मानो बच्चों, लोगों का सपना होता है वहां पर जाकर पढ़ना। एंड यू विल बी द लकीस्ट पर्सन इफ यू गेट दिस अपॉर्चुनिटी। तो बस लग जाओ मेहनत में। टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज है, यहाँ से जो आप बनकर निकलते हो ना, आप और कहीं नहीं बन सकते। आप यहाँ तपोगे भी, आप यहाँ संघर्ष भी करोगे, ऐसे ऐसे लोगों से मिलोगे ना कि आपको लगेगा, इतना एक्सप्लोर करोगे, आप कहेंगे दिस इज लाइफ, इतना कुछ होता है। ऐसे लोगों से आपको मिलने का, पढ़ने का मौका मिलेगा, बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करोगे आप वहां पर। ठीक है, तो DU, JNU, BHU जैसी यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन मिलेगा अगर आप इस एग्जाम को बहुत अच्छे से क्रैक कर लेते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा जानते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है इंग्लिश की इन टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, तो इंग्लिश इज द गेट कीपर, नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन बच्चों, गेट कीपर क्यों कह रहे हैं हम इंग्लिश को। गेट कीपर का काम क्या होता है, जो गेट पर खड़ा रहता है, जो गार्ड होता है, वो हर किसी को रोकता है, परमिशन देता है जाने की, या फिर उसे कुछ भी थोड़ा सा डाउट होता है तो फिर वो उसको वहीं रोक लेता है ना। तो इंग्लिश को गेट कीपर के रूप में हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि अगर आपने इसको लाइटली ले लिया, अगर आपने इसको इम्पोर्टेंस नहीं दी, तो हम कितना ज्यादा
खराब कर जाएंगे अपने साथ, इसका अंदाजा आपको नहीं है। तो गेट कीपर के रूप में काम करता है, इसको सिर्फ सब्जेक्ट समझने की गलती ना करना बिल्कुल भी, ठीक है। तो देखो, इंग्लिश इज द प्राइमरी लैंग्वेज चॉइस फॉर द वास्ट मेजोरिटी ऑफ बीए, बीकॉम एंड बीएससी प्रोग्राम्स, ठीक है। एक प्राइमरी लैंग्वेज के रूप में काम करता है अगर आपको बीए, बीकॉम एंड बीएससी प्रोग्राम्स में आपको एडमिशन लेना है। पुअर स्कोर्स अगर आ जाते हैं आपके, तो आप इन एलिजिबल हो जाते हो मेरिट लिस्ट में, रिगार्डलेस ऑफ डोमेन सब्जेक्ट सक्सेस। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता फिर कि आपका जो डोमेन सब्जेक्ट है उसमें आपने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। यू हैव स्कोर्ड या यू हैव स्कोर्ड मार्क्स विथ फ्लाइंग कलर्स, यहाँ पर मैंने ईडियम यूज किया है जिसका मतलब होता है बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स हासिल करना, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंस है। जेएनयू में इंपॉर्टेंस क्या है कि फॉर बीए ऑनर्स इन फॉरेन लैंग्वेजेस एडमिशन जो है ना बेस्ड होता है किस पर, जनरल टेस्ट पर और इंग्लिश के टेस्ट पर, और डोमेन सब्जेक्ट तो काउंट ही नहीं होता। तो अगेन देख लो इंग्लिश लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि आपको ये देना पड़ेगा एग्जाम, है ना। एंड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज स्कोर्स आर ऑफन रिक्वायर्ड फॉर द टोटल एग्रीगेट। जब टोटल एग्रीगेट की बात होती है तो इंग्लिश लैंग्वेज के मार्क्स ऐड होते हैं बच्चों, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस तो देख ली, अब काम कैसे करें इसके ऊपर, काम भी तो करना है। तो उसके लिए देखो द सिलेबस ट्राइड नो योर टेरेन, ठीक है। अच्छा, इसको आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ये ट्राइड का मतलब बच्चों क्या होता है, ग्रुप, ग्रुप ऑफ थ्री, थ्री पीपल हो सकते हैं, ठीक है। तीन चीजों का ग्रुप होता है जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है। तो आप अपने टेरेन को जाने, टेरेन का मतलब क्या होता है, एरिया, लैंड। आप अपने एरिया को जाने, क्या है आपका एरिया। भाई देखो, अगर तीन पार्ट्स हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है ना कि मेरी जो एक्सपर्टीज होगी, मेरी से मतलब ऐसे मत सोचना मैम की तो एक्सपर्टीज ही नहीं है, हमें क्या पढ़ाएंगी। मेरी से मतलब है बच्चों की, बच्चों की जो एक्सपर्टीज होती है वो हो सकता है कि किसी एक पार्ट में हो, उसको जरा समझते हैं। देखो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, सीयूईटी एग्जाम में जो इंग्लिश का पेपर है, इट्स नॉट अबाउट मेमोराइजिंग चैप्टर्स। आपको चैप्टर्स मेमोराइज नहीं करवाए जाएंगे कि आपको रट्टा लगवाया जा रहा है, व्हाट इज नाउन, व्हाट इज प्रोनाउन, एडजेक्टिव की डेफिनेशन बताओ। डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते ही नहीं है। उनको केवल आप क्या चेक करना है, उनको केवल ये चेक करना है कि आर यू कंफर्टेबल विद दिस लैंग्वेज, आर यू एबल टू चूज करेक्ट वर्ड, अप्रोप्रिएट वर्ड व्हेन यू नीड इट, ठीक है। तो केवल वो समझना है। इट्स अबाउट एप्टीट्यूड, ये तो एप्टीट्यूड का गेम है, ठीक है। तो 50 क्वेश्चंस जनरली आते हैं थ्री पिलर्स में, जिसमें पहला पिलर है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेकंड है वोकैबुलरी, ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी, ठीक है। देखो वेटेज कितना है आपका, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसको हम आरसी बोल देते हैं, ठीक है, जिसमें पैसेज वगैरह आते हैं, 15 टू 18 क्वेश्चंस का वेटेज होता है सबसे ज्यादा। रैंक कौन डिसाइड करता है, सबसे ज्यादा वेटेज तो इसका है। और रैंक कौन डिसाइड करता है, आपका वोकैबुलरी जिसमें स्पीड बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। टाइम नहीं वेस्ट कर सकते आप इतना, ऐसे टिप्स पर होने चाहिए वर्ड्स, और वो मैं याद करवाऊंगी आपको, दिस इज माय गारंटी, ठीक है। इसको लिख लेना कहीं पर, लेकिन उसकी शर्त है फिर, अगर आप मेरे साथ कंसिस्टेंसी रखोगे, जैसा मैं कहूंगी वैसा करोगे, और बहुत ही रिलीजियसली और सिंसियरली पढ़ोगे एक अच्छे बच्चे की तरह, तो मैं करवा पाऊंगी, ठीक है। तो वो मैं आपको करवा दूंगी। स्पीड बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं, कैसे आप वो कैप को एकदम अपनी टिप्स पर याद कर सकते हैं, ठीक है, वो हम क्लासेस में देखेंगे। फिर आता है पार्ट आपका ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी का, ठीक है। ग्रामर में है वही सब जो आपने स्कूल टाइम से देखा है, क्या क्या है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस। नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू द डेफिनेशन ऑफ दीज parts of speech, but the application of all these grammar concepts. एप्लीकेशन का मतलब क्या, आप सबको पता है टू एक प्रीपोजिशन होता है, बट आपको ये पता है कि ऑब्जेक्ट के साथ हमेशा टू ही आता है, ठीक है। इंसिस्ट के साथ हमेशा ऑन ही आता है, लुक फॉरवर्ड के साथ हमेशा टू ही आता है, अकस्टम के साथ टू आता है, डिबार के साथ फ्रॉम आता है, प्रोहिबिट के साथ फ्रॉम आता है, अब्सटेन के साथ फ्रॉम आता है, ठीक है, अक्यूज के साथ ऑफ आता है। दिस इज द रियल एप्लीकेशन एंड दिस इज द स्पीड यू रिक्वायर टू पास एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे सीयूईटी हो या और कोई आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, ठीक है। तो यहाँ पर सारा रूल बेस्ड होगा, इसको हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। यहाँ पर एक्यूरेसी आपको तीनों ही पार्ट्स में चाहिए, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा हम बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऐसा पॉइंट नहीं है जिसके नोट्स बनाकर दिए जाएं आपको या फिर आपको याद करवाया जाए। दिस इज कंप्लीटली अ स्किल, एंड टू हैव एक्सपर्टीज इन एनी टाइप ऑफ स्किल यू रिक्वायर कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी आपको जरूर चाहिए। आपको किसी भी चीज में महारत हासिल करनी है तो उसका सबसे पहला प्री रिक्विजिट क्या है, कंसिस्टेंसी।
बताओ, क्या अगर आप एक गोल अचीव करना चाहते हो उसके लिए आप 10 मिनट एक पैसेज की रीडिंग के लिए नहीं निकाल सकते क्या? अब उसके लिए है कि कोई टीचर आएगा, आपको पैसेज देगा, बोलेगा बच्चों पढ़ो, फिर आप पढ़ोगे, फिर उसके क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे। व्हाई? दिस इज योर गोल, दिस इज योर आपकी चॉइस है ये, दिस इज योर ड्रीम, एंड इफ इट इज योर ड्रीम यू लिव फॉर इट, है ना? Why are you dependent on others? Yes, we are here, we are standing here as a coaching center, as an academic institutions, we are here to push you, to motivate you, to help you, to support you, ठीक है? Holding your hands definitely whenever you need it, but एक एक चीज होती है जो आपको अंदर से ड्राइव करती है कुछ करने के लिए। जैसे मुझे पढ़ाने के लिए कोई चीज है जो पुश करती है, बिकॉज दिस इज माय पैशन, है ना? मेरा एक सपना है कि मैं बहुत सारे बच्चों को पढ़ाऊं, है ना? अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए मेरे बच्चों इतना सा एक काम कर लो, 10 मिनट एडिटोरियल को दे दो। इंग्लिश न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर नहीं आता है तो आप ऑनलाइन जो है उसका सब्सक्रिप्शन ले लो। इंडियन एक्सप्रेस का ले सकते हो, हिंदू का ले सकते हो, टाइम्स ऑफ इंडिया का ले सकते हो। व्हाट यू रिक्वायर इज जस्ट टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, और वो पढ़ के ही आएगा बच्चों। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम पैसेज पढ़ा दो, पैसेज कोर्स का हिस्सा है। कोर्स का हिस्सा नहीं है, डेली एक्टिविटी है। इंग्लिश जो है किसी एग्जाम को पास करने का ही एक प्रीरिक्विजिट नहीं है। इंग्लिश हैज बिकम द वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है? अगर आपको कहीं भी आगे बढ़ना है, इंग्लिश एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये एक तरीके से वैल्यू एडिशन का काम करती है कि आपके अंदर बहुत अच्छी स्किल है, आप एक्सपर्ट हो किसी फील्ड के, बट इफ यू आर वेरी गुड एंड फ्लुएंट इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, बोथ इन राइटिंग एंड स्पीकिंग, तो आपको उसका एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिलता ही मिलता है, नो डाउट मिलता है, ठीक है? क्या करना है आपको, पहले देखो जरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में, ठीक है? 3 स्टेट्स हैं, 3 पैसेजेस होते हैं जिसमें 15 से 18 क्वेश्चंस होते हैं। अब पैसेजेस जो है 3 तरह के पैसेजेस होते हैं बच्चों अपने पास। कौन कौन से? फैक्चुअल होते हैं, नैरेटिव होते हैं, लिटरेरी होते हैं। इनके बारे में थोड़ा सा आइडिया देती हूँ। फैक्चुअल, इसमें क्या होता है, कुछ फैक्ट्स होते हैं, सारा का सारा पैसेज जो है वो डेटा बेस्ड होता है, मतलब इसमें कोई अपनी इच्छा से कुछ नहीं लिखता, कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनके बारे में बताया जाता है, फैक्ट्स होते हैं, ठीक है? नैरेटिव जो होता है वो स्टोरी बेस्ड होता है, स्टोरी टेलिंग होती है इसके अंदर, और एक क्रोनोलॉजी चलती है कि पहले ये हुआ स्टार्टिंग, फिर बिगिनिंग, फिर एंड, ऐसे हुआ, तो आपके मन में एक पिक्चर सी बन जाती है, दैट इज नैरेटिव। नैरेट करना मतलब कहानी सुनाना। ये ज्यादातर क्या होता है, फिक्शनल हो सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्योंकि ये डेटा बेस्ड है तो ये कैसे होंगे, नॉन फिक्शनल होंगे? ये तो नॉन फिक्शनल होंगे ना, ठीक है? लिटरेरी में कुछ पोएट्री टाइप, पोएट्री है, ड्रामा है, ऐसा कुछ आता है, ठीक है? अच्छा इसके अंदर जो लिटरेरी होता है, देखो नैरेटिव सबसे इजी गोइंग होता है क्योंकि हमें कहानियां सुनना पसंद होता है। इंसानी दिमाग ऐसा होता है कि वो कहानियों की फॉर्म में चीजों को बहुत अच्छे से समझता भी है, इंटरप्रेट भी करता है, और उसको अच्छे से अंडरस्टैंड भी कर लेता है। और रही बात फैक्चुअल की, तो फैक्चुअल में भी रीडिंग स्किल्स काम आएंगे। आपको पता है डेटा दिया है, उसको कैलकुलेट करो कब क्या हुआ था, ठीक है? जैसे इकोनॉमी पे बेस्ड आ गया, उस साल में इतनी थी, इतना इन्फ्लेशन हुआ, वट एवर जो भी उस पैसेज में दिया है। बट इफ यू टॉक अबाउट लिटरेरी पैसेजेस, उसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको थोड़ा सा चॉइस ऑफ वर्ड का अंदाजा होना चाहिए कि इस पैसेज में ऑथर ने किस तरह के शब्दों को चूज किया है, लैंग्वेज कैसी लिखी है, आपके जो लिटरेरी टर्म्स है वो यूज किए गए, किस तरह के सेंटेंसेस हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, कैसे हैं, वो सारा आपको होना चाहिए। व्हाई? बिकॉज यू हैव टू read any type of content regarding reading comprehension. You have to read between the lines. What is the meaning of reading between the lines? To understand the hidden, to understand the implicit meaning, ठीक है? ऊपर ऊपर से पढ़ के काम नहीं चलेगा। ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं कि पैसेज, स्कूल में क्या कराते थे हमको, मैं बताती हूँ मेरे टीचर क्या कराते थे। पहले ऐसा ही कुछ आता था, क्वेश्चन आया अंडरलाइन कर लो, बोले ये फर्स्ट नंबर का आंसर है, दूसरे नंबर का आंसर है, तीसरे नंबर का आंसर। अब नहीं मिलेगा भैया ये। अब तो अगर आपने पैसेज को बहुत अच्छे से समझा है, उसको अच्छे से इंटरप्रेट किया है, तो आपको हिडन, उसका हिडन मीनिंग समझना पड़ेगा, तब आंसर दे सकते हो आप, ठीक है? अब क्या पूछता है आपसे, स्किल्स आपको क्या जरूरी है, व्हाट इज एक्चुअली टेस्टेड। देख क्यों रहा है वो ये पैसेज, क्या करेगा देखे? मैं पढ़ना तो आपको सब है ही ना, इंग्लिश में तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। वो क्या जानना चाहता है, पैसेज पढ़ के मेन आइडिया क्या है ये बताओ। आप कैसे बताओगे, कब तक बता पाओगे, कब बता पाओगे? जब आपको पैसेज अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपको मेन आइडिया जानना है पढ़ते पढ़ते। इन्फ्रेंस का मतलब क्या है? इन्फ्रेंस मतलब अजम्पशन, अभी बताया ना मैंने, आपको अजम्पशन करना ही पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे थाली में परोस के नहीं दिया जाएगा कि बेटा क्वेश्चन 1 ये है, उसका आंसर ढूंढो जाके पैसेज में, बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका पैसेज, उसका आंसर ढूंढो जाके पैसेज में। नहीं मिलने वाला भैया ऐसा। आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड बिटवीन द लाइंस। आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि ऑथर ने ऐसा कहा है तो इसके पीछे उसकी भावना क्या होगी और उसने क्या पूछा है, ठीक है?
वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट, वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट मतलब अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स बेस्ड ऑन यूसेज नॉट जस्ट डेफिनेशन। बिल्कुल ठीक बात है। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिल जाएंगे जिनका कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग मीनिंग चेंज हो जाता है, बिल्कुल चेंज हो जाता है। ठीक है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका वोकैबुलरी, ये मैं आपको बहुत अच्छे से करवा दूंगी। टोन जाननी है, आइडेंटिफाइंग द ऑथर्स टोन। भाई पढ़ते पढ़ते आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ऑथर क्यों लिख रहा है इस पैसेज को। ठीक है, बुराई कर रहा है, खुश है, कैसा है, किस तरह की टोन्स होती हैं। कभी कभी आयरॉनिकल टोन होती है जिसको आप सटायरिकल भी कहते हो, मतलब किसी चीज पे व्यंग कर रहा है क्या, किसी चीज पे मजाक उड़ा रहा है क्या। ठीक है, या फिर कभी कभी वो क्रिटिकल हो सकती है कि किसी चीज को अच्छे से क्रिटिसाइज कर रहा है क्या, या एनालिटिकल हो सकती है, एनालाइज कर रहा है क्या। ठीक है, और कैसी हो सकती है, नॉस्टैल्जिक हो सकती है कि पुरानी किसी याद में चला गया है क्या, है ना। ऐसा आपको ध्यान रखना है कि किस किस तरीके की टोन हो सकती है। कभी कभी ऑथर ऑप्टिमिस्टिक हो सकता है, किसी चीज को लेकर आशावादी है कि भाई उसने 2030 के बारे में बात कर दी कि ऐसा ऐसा हो जाएगा आज की सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन बिल्कुल ही निराश है तो फिर क्या हो जाएगा, पैसिमिस्टिक, पैसिमिस्टिक अप्रोच हो सकती है उसकी। ठीक है, तो कई तरह की आपकी जो है टोन होती है ऑथर की। अगर वो आपको लग रहा है कि बस वो फैक्ट्स देके और अपना तो कोई विचार नहीं दे रहा, तो फिर आप उसको क्या कहोगे, उसकी टोन कैसी है, उसकी टोन है न्यूट्रल, न्यूट्रल है टोन या फैक्चुअल है टोन, ऐसा कुछ आपसे पूछा जाता है पैसेज में। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। व्हाट अबाउट वोकैबुलरी, जो आपका रैंक डिसाइडर डिसाइडर होता है बच्चों। वोकैबुलरी से बच्चे बहुत डरते हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि एक तो यूज नहीं करते, ऊपर से पहले उसको हवा बना लेते हैं, इतने सारे वर्ड्स कैसे याद करेंगे बच्चे। ट्रिक है, ट्रिक है याद करने की, अगर आप बेसिक से उसको फॉलो करोगे मेरे साथ साथ, तो आई कैन गारंटी यू, आई कैन बेट यू, मैं आपको लिख कर दे रही हूँ, वोकैबुलरी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो, द टाइम बैंक स्ट्रेटेजी क्या है, क्या, एवरी सेकेंड जो है वो आपका टाइम बचाता है। तो जो भी टाइम आपका बचता है ना, ये क्योंकि आपको इसमें क्या करना है, बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है, क्विकली आंसर देने हैं, तो टिप्स पर होगा वो। जो टाइम आपका यहाँ बचेगा बच्चे, आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में लगाओ ना। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है ना, बच्चा क्या सोचता है उसमें, अरे पढ़ लेंगे, पैसेज ही तो है, एग्जाम में जाके पढ़ लेंगे। बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है घर पे पढ़ने में और एग्जाम में पढ़ने में। तो अपने आप को, अपनी बॉडी को, अपनी आंखों को, अपने दिमाग को इस तरह का माहौल दो कि वो अभी से टाइम बाउंड मैनर में पैसेज को पढ़ना सीख जाए। 1 घंटा नहीं लगाना उसको पढ़ने में, घर पे पढ़ोगे तो डिक्शनरी लेके बैठोगे या फिर गूगल पे उसके मीनिंग देखोगे, इतना टाइम कहाँ मिलेगा आपको। तो उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है। इतने ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है पैसेज को लेके कि देखी जाएगी आपका जो पैसेज है, वैसे भी अनसीन पैसेज आता है माना, बट आंखों को तो हैबिट नहीं है ना पढ़ने की। आंखें ऐसे 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 चलनी चाहिए, और जैसे जैसे आंखें चल रही है वैसे वैसे अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, यहाँ पर समझ में आता जाना चाहिए। ठीक है, तो इतनी प्रैक्टिस आपको करनी है, उसके लिए डेली आपको रीडिंग की हैबिट डालनी ही डालनी पड़ेगी। अब जो मेन टॉपिक्स है वोकैब में, क्या है हमारे पास, सिनोनिम्स एंटोनिम्स। बच्चों मैं मान के चल रही हूँ आपको ये सब चीजें पता है। देखो सिनोनिम्स क्या होते हैं आपके, पर्यायवाची, समझते हो ना बच्चों, पर्यायवाची, पर्यायवाची होता है जैसे सिमिलर वर्ड है ना, जैसे हिंदी में होते हैं, जैसे हिंदी में हम सूरज को रवि भी कहते हैं, ठीक है, चांद को सोम भी कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से, जैसे आंखों को नेत्र और चक्षु भी कहते हैं, तो इंग्लिश में भी होते हैं सिनोनिम्स। और एंटोनिम क्या होते हैं, ऑपोजिट, विलोम शब्द। ठीक है, एनालॉजीज होती है बच्चों, आपसे कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं, उसमें रिलेशनशिप पूछी जाती है। जैसे मान लो ऐसे दे दिया कि हॉट का जैसे कोल्ड के साथ संबंध है, तो फिर लाइट, लाइट का क्या होगा, ऐसे दे देंगे तो ठीक है, समझ में आ रहा है। हॉट का ऑपोजिट कोल्ड है, तो लाइट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होते हैं बच्चों, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ऐसे इंग्लिश में जैसे हिंदी में होते हैं ना, उसको आप इंग्लिश में भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मीन्स अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे मान लीजिए पूछा गया, बताइए द वन हु हेट्स ह्यूमन बीइंग्स इज कॉल्ड, अब एक वर्ड में बताना पड़ेगा, जो ह्यूमन बीइंग से हेट करता है उसे क्या कहते हैं, मिसएंथ्रोपिस्ट। पूछा द पर्सन हु हेट्स हु लव्स ह्यूमन बीइंग, तो आप बोलोगे फिलेंथ्रोपिस्ट। ठीक है, ऐसे आपसे पूछा कि आप पर्सन हु हेट्स विमेन, जो विमेन को इंफीरियर मानता है, तो आप बोलोगे मिसोजिनिस्ट। अ पर्सन हु हेट्स मैरिज इज कॉल्ड मिसोगैमिस्ट। ठीक है, वन मैरिज इज कॉल्ड मोनोगैमी, टू मैरिज इज कॉल्ड बिगेमी। बहुत सारी मैरिजेस किसी ने कर ली, बहु विवाह को क्या कहेंगे, पॉलीगैमी कहेंगे। अगर पर्सन पूछ लिया जाए तो आईएसटी लगा दो, एक शादी करने वाला मोनोगेमिस्ट, 2 शादियां करने वाला बिगेमिस्ट, बहुत सारी शादियां करने वाला
पॉलीगेमिस्ट जैसे दशरथ कह सकते हैं आप, ठीक है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हम पढ़ेंगे, वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है, ठीक है। देखो मैं आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया दूं, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स कैसे पढ़ोगे। अच्छा अब ऐसे नहीं पढ़ाऊंगी मैं आपको कि बच्चों आज हम सिनोनिम्स पढ़ेंगे, बच्चों आज हम एंटोनिम्स पढ़ेंगे, कुछ नहीं होगा उससे। हम पढ़ेंगे वर्ड पावर, हम बढ़ाएंगे अपने वर्ड के पावर को, शब्द पढ़ेंगे ज्यादा से ज्यादा और सीखेंगे शब्द बनता कैसे है। अगर यही वर्ड रूट वर्ड मुझे दूसरे शब्द में मिल जाए तो मैं इसका मीनिंग निकाल सकूं। एलिमिनेट तो तभी कर पाओगे, चार ऑप्शंस पे कब तक दिमाग लगाते रहोगे। तो एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रूट वर्ड पे काम करना पड़ेगा। अब ये रूट वर्ड क्या है, रूट वर्ड जैसे देखो एक रूट वर्ड होता है लौक्वा। लौक्वा का मतलब होता है टू स्पीक, लौक्वा का मतलब होता है टू स्पीक, बोलना, ठीक है। जैसे मैंने इससे एक वर्ड बना दिया, इससे मैंने एक वर्ड बनाया है लक्वाशियस, ठीक है, वर्ड है लक्वाशियस। अब देखो लकवा आ रहा है इसके अंदर, जिसका मतलब क्या होता है बोलना, ठीक है। और आईओएस जब भी किसी वर्ड के एंड में लगता है वो बताता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। तो इस पूरे वर्ड का मीनिंग क्या हो गया, इस पूरे वर्ड का मीनिंग हो गया अ पर्सन हु स्पीक्स अ लॉट, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा बोलता है। मतलब ये कैसा है, बातूनी। अब जो बातूनी होता है ना बच्चों, उसके लिए कौन कौन से वर्ड है, जो बातूनी होता है वो चैटी होता है, ठीक है, वर्बोज होता है। अब ये इसके सिनोनिम्स भी आ गए, वर्ड तो हमने पढ़ ही लिया और वर्बोज भी आ गए, ठीक है। ऐसा इंसान कैसा होगा, एक्सट्रोवर्ट होगा। जो एक्सट्रोवर्ट होता है बच्चों, वो कैसा होता है, सोशल होता है, उसको लोगों से मिलना जुलना बहुत पसंद होता है, एक्सट्रोवर्ट होता है, ठीक है। और जो बहुत बोलता है उसे क्या कहोगे, गैर्यूलस कहोगे। और क्या कहोगे, गैबी कहोगे। ये सारे क्या हो गए इसके सिनोनिम। जो बहुत बोलता है उसको चैटी, वर्बोज, एक्सट्रोवर्ट, सोशल, गैर्यूलस, गैबी कहते हैं, ठीक है। एक वर्ड चलता है ग्रिगेरियस। अब ग्रिगेरियस वैसे तो क्या है, ये तो होता है झुंड प्रेमी। झुंड का मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु लव्स कंपनी, जिसको बहुत सारे लोगों के बीच में रहना पसंद है। तो जिसको बहुत सारे लोगों के बीच में बैठना पसंद है वो एक्सट्रोवर्ट तो होगा ही होगा। और जो एक्सट्रोवर्ट है वो कैसा होगा, चैटी होगा। जो एक्सट्रोवर्ट है वो चैटी होगा, ज्यादा बोलता होगा। अब जरा देखो इसी को हम आगे बढ़ाएं क्या, जैसे ये तो बहुत बोलता है। एक मैंने वर्ड लिखा टेसिटर्न, ठीक है। टैसिटर्न में जो रूट वर्ड है ना बच्चों, वो क्या है, टैसिट। और टैसिट का मतलब क्या होता है, साइलेंट, टू बी साइलेंट। टैसिटर्न कैसा होता है, जो चुप रहता है, जिसको चुपचाप रहना पसंद है, ज्यादा नहीं बोलता। तो ये कैसा होता है, जिसको चुप रहना पसंद है, ये साइलेंट है, ठीक है। रिजर्व रहता है, ज्यादा नहीं बोलता, रिजर्व रहता है, ठीक है। रिटिसेंट है, रिटिसेंट है, ज्यादा नहीं बोलता है। और क्लोज्ड भी कह सकते हो देखो, और टाइट भी कह सकते हो। अगर किसी के होंठ ऐसे बंद हैं तो वो बोलता कम है, इसका मतलब क्लोज और टाइट लिप्ड कह दोगे, कह दोगे, ठीक है। कम बोलते हैं ये लोग। अब ये कैसे हो गए, पीसफुल। अब देखो पीसफुल के लिए कौन कौन से वर्ड्स हमारे पास है, जो पीसफुल होते हैं वो काम होते हैं, ठीक है। अनरफल्ड होते हैं। रफल्ड का मतलब होता है परेशान होना, ये एक्साइटेड नहीं होते, ये शांत रहते हैं, चाहे इनके पास कोई भी प्रॉब्लम आ जाए ये बहुत शांति से हर चीज का सोल्यूशन निकालते हैं, तो शांत है, ठीक है। तो अनरफल्ड है, अनफ्लैपेबल, अनरफल्ड, अनफ्लैपेबल। और सैंग, वाह, वैसे ही सैंग फ्रॉइड बोला जाता है इसको, लेकिन ये फ्रेंच वर्ड है, सैंगफा बोलते हैं इसको, ठीक है, सैंगफा। अच्छा देखो बच्चों, परप्लेक्स का मतलब क्या होता है, इसको आप ऐसे लें, पर्टर्ब्ड। पर्टर्ब का मतलब होता है जो परेशान हो गया। अगर मैं इससे पहले अन लगा दूं, अनपर्टर्ब, तो ये परेशान नहीं होता, मतलब काम रहता है, ठीक है। ऐसे लोगों के लिए एक वर्ड यूज होता है देखो, स्टोइक। स्टोइक और नाउन पूछा जाएगा तो स्टोइसिज्म, ठीक है। स्टोइसिज्म, स्टोइक, ये किसके लिए आता है, ये एक थ्योरी भी है स्टोइसिज्म। किसके लिए आता है, if I am not complaining about anything whatever I am facing, whether it is happiness or it is sadness, whether I am struggling, whether I am struggling मतलब मुझे पेन हो रहा है ना, किसी भी तरह की सिचुएशन में विदाउट कंप्लेन अगर मैं चुपचाप काम करती रहूं, ठीक है, मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ, तो मतलब मैं स्टोइसिज्म को फॉलो कर रही हूँ या मैं उसको मानती हूँ। और पर्सन कैसे कहलाऊंगी, स्टोइक कहलाऊंगी। और ऐसा आपको करना है। जब आप किसी जर्नी में होते हो, स्पेशली किसी चीज को अचीव करने की जर्नी में, तो आपको कभी शिकायत नहीं करनी चाहिए कि मेरे पास एसी नहीं है, मेरे पास अच्छा कमरा नहीं है। जिस भी स्थिति में हो, जो भी रिसोर्सेज आपके पास है उन्हीं से पढ़ाई करो, उन्हीं से बेस्ट ऑप्टिमम रिसोर्सेज का यूज करो और वहीं से सफलता जो है उसको हासिल करके दिखाओ, तब है बात मजे की, ठीक है। इस तरीके से आपको पूरा वोकैब तैयार करना है। देखो क्या किया आपने,
क्या मैं ये कह सकती हूँ अ पर्सन हु स्पीक्स अ लॉट, मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करा दिया, क्या उसके सिनोनिम्स कर लिए, क्या उसके एंटोनिम्स कर लिए साथ साथ आपने, तो हो गया एक वर्ड तैयार। शब्द एक था लेकिन कितने सारे, देखो 10-15 वर्ड्स आपने एक साथ अभी पढ़ लिए कुछ ही मिनटों में, ठीक है। व्हेन यू टॉक अबाउट इडियम्स एंड फ्रेजेस, बच्चों इडियम्स और फ्रेजेस जो होते हैं ना, इडियम्स का मतलब होता है मुहावरे और फ्रेजेस का मतलब होता है लोकोक्ति, इडियम्स और फ्रेजेस, ठीक है। जैसे मान लो मैंने एक इडियम लिखा अकिलीज हील, अब इसको कैसे पढ़ोगे, इसकी एक स्टोरी है, सो समझो इस स्टोरी को, क्या स्टोरी है। अकिलीज हील, अकिलीज नाम का एक राजा था, ठीक है। अब पहले के टाइम पर राजा रानी जब होते थे महलों में, आपको पता होगा, टीवी में देखा होगा, जब कोई युवराज पैदा होता था तो जो पुरोहित राजपुरोहित होते थे भविष्यवाणियां कर देते थे कि आपका पुत्र जो है भारत का एक महान योद्धा बनेगा। अकिलीज जो ये राजा थे, जब ये छोटे थे तो इनके माता पिता से एक पुरोहित ने कह दिया, पंडित ने कह दिया कि आपका बच्चा जो है इसका शरीर बहुत कमजोर है, युवराज का शरीर कमजोर है, ये युद्ध में ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाएंगे और जल्दी इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो राजा रानी ने पूछा इसका उपाय क्या है, बोले यहाँ कुछ मील दूर एक पवित्र नदी है, उसका जल जो है वो काफी पावरफुल है, तो इनको युवराज को जो है उस जल में आप स्नान करवाइए, ठीक है। तो इनकी माता जी बहुत समझदार थी, उन्होंने क्या किया, इनकी एड़ी से, हील होती है ना पैरों की एड़ी, वहां से पकड़ा और उस जल में डुबकी लगवा दी अकेलीस को, ठीक है। अब क्या हुआ, सारी बॉडी जो है वो तो पावरफुल हो गई, उसमें तो स्ट्रेंथ आ गई और वो एकदम अच्छे से युद्ध लड़ने लग गए, करने लग गए सब। लेकिन जहां से उन्होंने उसकी हील को पकड़ा था ना, एडी को पकड़ा था, वहां जल लग ही नहीं पाया, वो हिस्सा कमजोर रह गया, तो उसकी हील कमजोर रह गई, उसके दुश्मनों को पता लग गया और वहीं पर वार करने से इसकी मृत्यु भी हुई थी। तो अगर मैं इसको कैसे यूज करूँ ईडीएम में, जैसे मैंने कहा कि मेरा सब कुछ ठीक है सारा पार्ट, मैथमेटिक्स जो है इज माई अकेलीज हील, मैथमेटिक्स मेरा एक कमजोर पहलू है, कमजोर हिस्सा है, ठीक है। फ्रेजेस क्या होती है, फ्रेजेस होती है जैसे आपने कहा लुक इनटू, लुक इनटू का मतलब क्या होता है, एग्जामिन करना, ठीक है। लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, देखभाल करना, ठीक है। पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, पोस्टपोन करना। कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है, कैंसिल करना, ठीक है। टर्न डाउन का मतलब क्या होता है, टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट करना। ब्रेक इनटू का मतलब क्या होता है, जबरदस्ती कहीं पर इलीगली घुस जाना चोरी वोरी करने के लिए। ये सारे क्या है आपके इडियम्स फ्रेजेस। स्पेलिंग एरर्स के भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब जैसे स्पेलिंग में है, स्पेलिंग में जैसे हमने लिख दिया रिसीव, गलत हो गया। रिसीव कैसे लिखा जाता है, EIVE लिखा जाता है, लेकिन जब आप बिलीव लिखते हो तो IE होता है, ये सही है। लेकिन जब अचीव लिखते हो तो IE होता है, सही है। लेकिन रिसीव में क्या होता है, EI आता है। इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो मिसस्पेल्ड वर्ड में पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। चले नेक्स्ट पर आए, आगे देखते हैं। अच्छा, आप करना क्या क्या है, ग्रामर और वर्बल एबिलिटी में हमें क्या करना है, वोकैबुलरी आपने देख लिया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपने देख लिया, कैसे क्या करना है, कितना वेटेज है। यहाँ पर आपको भाई टेंसेस पढ़ने ही पढ़ने हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना है कि जैसा सब्जेक्ट है वैसी वर्ब होनी चाहिए, मीन्स आपको सब्जेक्ट का पता होना चाहिए कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, तभी आप वर्ब लगा सकते हो। प्रेपोजिशंस का करेक्ट यूज आपको पता होना चाहिए, टू, ऑन, इन, इनटू, विद इन, ऑन, ऑन टू कहाँ आते हैं। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच जिसको आप नरेशन कहते हो, ये सारा आपको पढ़ना है, ठीक है। इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स, ओके। जब आप पैराजम्बल की बात करते हो बच्चों, तो आपको है ना इस तरीके से चार ऑप्शन लाइंस मिलती हैं। जैसे मान लो PQRS, ये ABCD भी हो सकता है, ठीक है। ये आपको लाइंस मिली। और मुझे क्या करना है पैराजम्बल में, मुझे बताना है कि भाई मेरे हिसाब से सही सेंटेंस क्या है, RSPQ ऐसा होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, पैराजम्बल। पैरा का मतलब क्या है, पैरा का मतलब है पैराग्राफ और जम्बल मतलब शफल्ड फॉर्म में, आगे पीछे है, इसको करेक्ट सीक्वेंस में बनाकर लिखो। बताओ अगेन यहाँ पर क्या काम आएगा, अंडरस्टैंडिंग काम आएगी। अब देखो जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में उधर आप मेहनत कर रहे हो ना, उससे आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ रही है चीजें कि कैसे प्लॉटिंग होती है किसी एक पैसेज की, कौन सी चीज पहले आती है कौन सी बाद में आती है। जैसे सबसे पहले ज्यादातर केसेस में क्या होगा, जैसे मान लो सबसे पहले एक प्रॉब्लम बताई, फिर उसको सोल्यूशन बताया, उस सोल्यूशन से बेनिफिट क्या हुए बताया, और फिर फाइनल कंक्लूजन बता दिया, ऐसे आप देखोगे, ठीक है। तो हर पैसेज में ये चीजें अलग अलग होती है। स्पॉटिंग एरर्स में एरर्स आपको बतानी है। जैसे सिंपल सी मैं बात कहूँ तो मैंने बोल दिया, जैसे द पुलिस हैज अरेस्टेड अरेस्टेड द थीफ, मैंने कहा पुलिस ने चोर को अरेस्ट कर लिया है। अब इसमें मुझे स्पॉट करनी है एरर, एरर ढूंढनी है, तो भैया मुझे पता होना चाहिए कि पुलिस है, कैटल है, वर्मिन है, कीड़े मकोड़े, ठीक है, जेंट्री है, ये सारी नाउन्स कैसी होती हैं, प्लूरल मानी जाती हैं। तो क्योंकि ये प्लूरल मानी जाती है तो हैज नहीं आएगा, हैव आएगा कि पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया है। चूजिंग द करेक्ट वर्ड, इसके लिए वो कैब आनी चाहिए, ठीक है। दोनों से रिलेट कर सकता है वो कैब और ग्रामर, ठीक है।
लिटरेरी एप्टीट्यूड, फिगर्स ऑफ स्पीच हमें पढ़ने, ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे सिमाइल, मेटाफोर, ऑक्सीमोरोन, पर्सोनिफिकेशन, इन सब का अलग अलग काम है बच्चों। जैसे हिंदी में बात करूँ तो सिमाइल जो है आपका उपमा अलंकार होता है, ये रूपक अलंकार होता है। ऑक्सीमोरोन है, पर्सोनिफिकेशन का मतलब है मानवीकरण, ठीक है, मानवीकरण। चलो इसका एग्जाम्पल देखिए बताती हूँ मैं आपको। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है, जैसे मान लो मैंने कहा कि दिस सिटी नेवर स्लीप्स। क्या बोल दिया मैंने बोला दिस सिटी नेवर स्लीप्स। मैंने कहा ये सिटी कभी नहीं सोती। अब बताओ सिटी कैसे सोएगी? तो आपने सिटी का क्या कर दिया, मानवीकरण कर दिया, मतलब आपने उसको पर्सन बना दिया, ठीक है, आपने उसको पर्सन बना दिया। फाइन। तो आपने कहा कि ये जो सिटी है वो कभी नहीं सोती है। जैसे मान लो कवि लोग क्या करते हैं, लेखक लोग, जैसे दादाजी के बारे में कुछ लिखना है, दादाजी के बारे में लिखना है, तो दादाजी के लिए कौन सा वर्ड यूज कर दिया, सन, कि भाई सूरज उगता है ना, ऐसे मेरे दादाजी उठते हैं तो ऐसा लगता है पूरे घर में रोशनी आ गई है ना। अर्थ है जैसे अर्थ। अब अर्थ जो है ना, अर्थ वैसे क्या है, प्लैनेट। जब अर्थ प्लैनेट है तो ये कैसी नाउन हो गई, नॉन लिविंग होगी। लेकिन जब मैंने इसका पर्सोनिफिकेशन कर दिया तो ये क्या बन गई, हमारी माता, है ना। तो हम क्या कहते हैं, द अर्थ फीड्स ऑल हर क्रिएचर्स। धरती माता अपने सभी बच्चों को पेट भरती है। तो धरती माता जब बना दिया उनको, तब आपको उनके लिए क्या लगाना पड़ेगा, हर लगाना पड़ेगा। लेकिन मैंने कहा द अर्थ रिवॉल्व्स या मूव्स ऑन इट्स ओन एक्सेस, जब प्लेनेट की बात करी तो इट्स लगाया, और जब माता की बात करी तो हर लगा दिया, पर्सन बना दिया। समझ में आ रही है बात? तो ये सारी चीजें आपको डिटेल में देखनी